नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज एवं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास में मौर्य वंश के भाग 3 में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सम्राट अशोक मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद शासक कौन बनते हैं? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का कार्यकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कल के वीडियोज में हमने पढ़ा था कि अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया। अशोक का लोक कल्याणकारी कार्यों में तल्लीन रहने के कारण अशोक महान कहा गया है। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, अशोक का राज्यारोहण। अब यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, एक राज्यारोहण, एक राज्याभिषेक। राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व में हो गया था, लेकिन राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, क्योंकि इसके बीच में इनमें उत्तराधिकारी संघर्ष चले थे और इन्हीं उत्तराधिकारी संघर्षों के कारण 269 ईसा पूर्व में अशोक ने पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त की थी। इसलिए इनका राज्याभिषेक क्या माना जाएगा? 269 ईसा पूर्व और राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व। अब सिंहलिक अनुश्रुति व अन्य जानकारियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध किया था। अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध किया था। इसलिए इतिहास में अशोक को भ्रातृहंता कहा गया है, भाइयों का वध करने वाला कहा गया है। जिस समय अशोक का राज्यारोहण व राज्याभिषेक हुआ था, उससे पूर्व अशोक अवंती उज्जैन, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, वहाँ का गवर्नर था। अशोक राज्याभिषेक से पूर्व अवंती उज्जैन के गवर्नर थे और वहीं पर रहते हुए उन्होंने विदिशा की राजकुमारी महादेवी से विवाह भी है वो किया था। उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी, जहाँ भगवान शिव की महाकालेश्वर के रूप में पूजा होती है, और मारवाड़ के महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वीर दुर्गादास राठौड़ों का ये विशेष, उनकी छतरी भी उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर है वो स्थित है। तो देखिए, हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अशोक अभी तक के शासकों में प्रथम शासक था जिसने हिंसा पर प्रतिबंध लगवाया था। अशोक का मानना था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा में अशोक विश्वास करता था। अशोक ने शिलालेख लिखने की परंपरा भी शुरू की और उन शिलालेखों में प्रथम शिलालेख जिसमें पशु वध पर रोक लगाई थी, बलि प्रथा पर भी रोक लगाई थी। अशोक का मानना था कि हमें किसी निर्दोष पशु की बलि नहीं देनी चाहिए, उनकी हत्याएं नहीं करनी चाहिए। लोक कल्याणकारी कार्य में अशोक की रुचि थी। लोक कल्याणकारी कार्यों में अपन समझ सकते हैं कि अशोक ने जन कल्याण में सड़कें बनवाई, सराय बनवाई, विभिन्न स्तूप बनवाए, मंदिर बनवाए, गुफाएं बनवाई, शिलालेख लिखवाए, स्तंभ लेख लिखवाए, बृहद लेख लिखवाए और जनता के सुख दुख में
को जनता माने, पिता माने, ऐसी अवधारणा को लेकर चला और इन कई कार्यों के कारण से इतिहास में इन्हें अकबर का पूर्वगामी भी कहा गया है। राजतरंगिणी पुस्तक कल हणकर द्वारा लिखी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कवि कलहण ने लिखी थी और इस राजतरंगिणी को कलहण ने लिखा था कश्मीर के लोहर राजवंश से जुड़ी हुई ये मानी जाती है। तो राजतरंगिणी जो है, इस राजतरंगिणी में वर्णन मिलता है कि अशोक ने झेलम नदी के किनारे पर, कश्मीर में झेलम नदी के किनारे पर श्रीनगर की स्थापना की थी। और शुरुआत में जो अशोक हैं ये शैव धर्म को मानने वाले थे। इनका जुड़ाव है वो शुरुआत में भगवान शिव से था। धार्मिक सहिष्णुता की नीति के तहत अशोक धार्मिक सहिष्णु शासक था। उसने हर धर्म के प्रति, प्रत्येक धर्म के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित किया था, जो अशोक के धम्म की नीति में आता है। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होता है सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार। स्वयं कोई भी धर्म अपनाए लेकिन अन्य धर्मों का भी आदर करना, किसी भी धर्म का अनादर न करना धार्मिक सहिष्णुता की नीति में आता है। इस नीति के तहत आजीवक संप्रदाय, इस नीति के तहत आजीवक संप्रदाय के लिए 12 बार की गुफाओं में सम्राट अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन करते हुए आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए 12 बार की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। एग्जाम में इन गुफाओं के बारे में नाम पूछे जाते हैं कि सम्राट अशोक ने आजीविकों के लिए कौन सी 4 गुफाएं बनवाई थी। तो याद रखें, नंबर 1 कर्ण, नंबर 2 चौपार, नंबर 3 सुदामा, नंबर 4 विश्व झोंपड़ी। याद हो गया? कर्ण, चौपार, सुदामा और चौथी विश्व झोंपड़ी, इन गुफाओं का निर्माण करवाया था। सारनाथ लेख से विवरण मिलता है। सारनाथ पता ही है आपको, सारनाथ कहाँ पर आया हुआ है? उत्तर प्रदेश में। और सारनाथ से ही अशोक स्तंभ, भारत का प्रमुख चिन्ह, कहाँ से लिया हुआ है? सारनाथ से लिया हुआ है। तो सारनाथ लेख में जानकारी मिलती है कि अशोक का साम्राज्य पूर्व में नेपाल तक विस्तारित था। ठीक है, अब हम अशोक के जीवन में आने वाले बदलाव के बारे में पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वो अशोक जिसने राज्याभिषेक के समय सत्ता को हथियाने के लिए अपने 99 भाइयों का वध किया, भ्रातृहंता। उस समय अशोक को एक क्रूर राजा के रूप में जानते थे, लेकिन कहते हैं ना कि समय का कोई भरोसा नहीं होता है और जीवन में सब कुछ समय के अनुसार व्यक्ति सीखता है। उनके जीवन में कलिंग युद्ध की घटना एक विशेष स्थान रखती है, जिसने क्रूर अशोक को महान अशोक बना दिया। कैसे? कलिंग युद्ध का मकसद कलिंग उड़ीसा के राजा नंदराज, कलिंग उड़ीसा के राजा नंदराज पर अशोक ने धन प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था। धन प्राप्त करने के लिए
आक्रमण किया एवं उसी दौरान उनका जो क्रूर रूप है वो एक दयालु रूप में बदल जाता है। और इसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है। कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया और यह आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया गया था। 261 ईसा पूर्व में, अर्थात राज्याभिषेक के 9वें वर्ष बाद में किया गया था। अर्थात 8वें वर्ष के बाद या 9वें वर्ष के अंदर यह युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में अशोक ने नरसंहार किया था और नरसंहार करके जीत प्राप्त की थी। और उस जीत के बाद सम्राट अशोक के मन में एक नया विचार आया। जब शाम के समय किसी ऋषि ने, संत ने उन्हें एक बार युद्ध भूमि के दृश्य को देखने के लिए बोला। सम्राट अशोक युद्ध भूमि में गए और वहां जाके देखा चारों तरफ लाशें बिखरी हुई पड़ी थी, सियार भौंक रहे थे, शवों पर माताएं पत्नियां विलाप कर रही थी, बच्चों के क्रंदन का स्वर। इतिहासकार इस युद्ध में लाखों की तादाद में नरसंहार बताते हैं और इतना खतरनाक और करुण दृश्य देखकर अशोक का पाषाण सा हृदय पिघलकर एक दया का भाव का रूप ले लेते। सम्राट अशोक ने तय कर दिया कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। जीवन में परिवर्तन आ गया। ये उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ माना जाता है। और तब उन्होंने विभिन्न संतों से आग्रह किया कि मुझे मेरे पाप के प्रायश्चित का मार्ग बताएं। तभी उनको बौद्ध धर्म के एक भिक्षु उपगुप्त से मिलना हुआ और उपगुप्त के कहने पर उन्होंने बैरी घोष की जगह धम्म घोष को अपना लिया। बैरी घोष का मतलब युद्ध नीति की जगह धम्म घोष का मतलब शांति नीति को अपना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और आजीवन अशोक बौद्ध धर्म का उपासक रहा। बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न स्तूप, चैत्य, विहार बनवाए और आजीवन जन कल्याण के कार्य किए। इन जन कल्याण के कार्यों में जुड़ा हुआ रहा और इसी कारण से इतिहास में अशोक को अशोक महान के नाम से जाना जाता है। निसंदेह अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उन्होंने सांची के स्तूप जैसे कई महत्वपूर्ण विरासतों का निर्माण करवाया था। लेकिन अशोक ने अपने जीवन में धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी।
उस समय इस युद्ध में विजय के बाद कलिंग की राजधानी तोशली को बनाया उत्तरी राजधानी, व दक्षिणी राजधानी जौगढ़ को बनाया था। और वहीं से खारवेल के काल का जो अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख है, उससे हमें जानकारी मिलती है कि कलिंग के शासक नंदराज थे। इसके अलावा अशोक ने कई ऐतिहासिक नगरों का निर्माण करवाया, जिनमें श्रीनगर, कश्मीर, पाटन व नेपाल में देवपतन नामक नगर स्थापित किए थे, जो अशोक की रचनात्मक क्षमता को दर्शाते हैं। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ली थी और कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। और उन्होंने बेरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाया था, अर्थात युद्ध नीति को त्याग कर जन कल्याण की नीति को अपनाया था। किसने? सम्राट अशोक ने। ठीक है। कलिंग की 2 राजधानियां थी, उत्तरी राजधानी तोसली और दक्षिणी राजधानी कौन सी थी? जौगढ़ थी। याद रह जाएगा, ठीक है ना। अशोक के धम्म के प्रति आस्था, बौद्ध धर्म के प्रति आस्था, संघ के प्रति आस्था की जानकारी हमें बाबरू शिलालेख कहाँ से मिले हैं? बाबरू शिलालेख विराटनगर जयपुर से मिले। विराटनगर को वर्तमान में बैराट कहा जाता है, जहाँ से पता चलता है कि अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ में पूर्ण विश्वास किया था। अशोक ने अपने जीवन काल में महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कई स्थानों की यात्राएं की थी और वहां पर करों को भी उन्होंने कम है वो किया था। अशोक की धम्म के प्रति अत्यधिक रुचि थी, जो हम एक पंक्ति से समझ सकते हैं। अशोक ने शिलालेखों में लिखवाया था कि मेरी प्रजा को मेरी कभी भी जरूरत हो, वे बिना किसी अड़चन से, चाहे मैं अंतःपुर में हूँ, उपवन में हूँ, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में हूँ, लेकिन मेरी जनता को अगर मेरी ज़रूरत हो तो मेरे पास आकर मिल सकते हैं और मैं उनका दुख दर्द है वो दूर करूँगा। अशोक आजीवन धर्म के मार्ग पर चले, जन कल्याण के कार्य किए और उन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा अहिंसा, सत्य, सदाचार, परोपकार आदि पर बल दिया था। इस कारण से अशोक को महान अशोक भी कहा जाता है। तो देखिए, शॉर्ट में समझ सकते हैं, अशोक का राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व और राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, राज्याभिषेक के 9वें वर्ष या 8 वर्ष बाद, कोई भी चीज़ समझ सकते हो। इसके अलावा अपन देख सकते हैं कि अशोक ने आजीविकों के लिए 4 गुफाएं कौन कौन सी? कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। कलिंग युद्ध की जानकारी 13वें शिलालेख में, हाथी गुफा अभिलेख में, कलिंग
के शासक नंदराज का वर्णन मिलता है। ठीक है, और बाबरू शिलालेख कहाँ से मिले? विराटनगर जयपुर से। थैंक यू।